और ये सिस्टम ऐसा जिद्दी जो उनके रहते हुए हमसे नहीं मनवाया, उनके जाने के बाद हमको मानने के लिए मजबूर कर दिया। मैं भी अपनी पापा की लाडली थी। मुझे भी एक अच्छे घर में शादी हुआ। एक बाप अपने बेटी को कन्यादान कर देने के बाद उस बेटी से मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन क्या कन्यादान करते उन्हें पता है कि जहाँ हम उसको कन्यादान किए हैं वहाँ वो सुखी हो सकती है? लेकिन मेरे पिताजी जिस घर में शादी किए थे, वो ससुर भी एक लड़की के लिए बहुत जिद्दी इंसान होता है। जब आप कहीं भी जॉब करने चलिएगा तो वहाँ से ससुर कहेगा कि मेरे मर्यादा के साथ खेल रही है, और नई बहू आकर मेरे समाज में जॉब करना चाहती है। फिर वहाँ पे भी एक लड़की की गार्जियन उसका ससुर बन जाता है, और ससुर के डेट करने के बाद रोल आता है उसका पति का। अब मैं इस समाज से पूछना चाहती हूँ, और मैं हर मीटिंग में एक ही क्वेश्चन कहना चाहती हूँ। तो आज हर घर में एक महिला रो रही है, एक लड़की रो रही है, और एक बहू रो रही है, सिर्फ पैसे के कारण। लेकिन मैं अब इस आरसीएम के लिए एक अभिशाप बन गई हूँ। जो इंसान मुझे जीते जी समझाने की कोशिश किए थे और मैं नहीं समझी, इसलिए ऐसे मीटिंग में जाने के बाद मुझे तबीयत खराब हो जाता है। इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत कम बोलती हूँ और सबसे लास्ट जाती हूँ, और सर से रिक्वेस्ट करके जाती हूँ, सर मुझे बहुत कम बोलने का मौका दिया जाए। मैं भी मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, यहाँ पे डेरा लेकर रहती थी, और मेरे पति कमाते थे और बहुत ही अच्छा से एक जिंदगी चलता था। मैं भी रातों रात चैन से सोती थी और 3 बच्चे को भी सपना पूरा करने में लगी रहती थी। जैसे हर किसी का पति कमा के लाता है और पत्नी उसका लिस्ट बना के तैयार रखती है, उस पैसे को कैसे खर्च किया जाए। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ, जिस महिला की ससुर और पति छीन जाए और रातों रात छीन जाए, कोई बीमारी नहीं है। अभी हम लोग कैंसर से चिंता थे, कोरोना से भी चिंता थे, सरकार ने भी बहुत ऐसा टीका लगाया बनाया, लेकिन क्या एक्सीडेंटल का कोई टीका बना है? क्या उसका कोई ऐसा इलाज आया है? क्या उसको आपको परिवार देखने आता है? भैया, आप जिस समाज में जिंदा है तभी तक आपकी वो बेटी है, बहू है, आपकी पत्नी है, भाभो है, बहन है, भाई है, लेकिन जिस दिन आप दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं वो पत्नी मेरे जैसा मजाक बन जाती है। उसको कोई लोट पोछने वाला भी नहीं होता है, पूछने वाला भी नहीं होता है, वो कहीं फेला है। 26 तारीख की डेट थी, टाइम था फरवरी, और जैसे आरसीएम करने वाले महीना की लास्ट में पागल हो जाता है, उसी प्रकार मेरे पति आरसीएम करने के चक्कर में वो पागल हो जाया करते थे, और हम अपने बच्चे को रोज लगा दिया करते थे उनके पास आरसीएम की दुकान पे न जाए। लेकिन वो पागल इंसान थे, मेरे बच्चे को उठाया और उन्होंने चले गए आरसीएम की पीयूसी पे, नहीं रुके, और वहां से जाकर आने के बाद इसी भिखनपुरा में ट्रक वाले ने उनको कुचल दिया। कुचल नहीं दिया, बल्कि मेरा बच्चा आंख से देखता रहा, मेरे पति खिंचाते रहे, लेकिन वो इंसान जमीन ने अपना ट्रक नहीं रोका और उस साइकिल से घसीटते हुए लमसम 2 किलोमीटर तक उनको घसीटा। और उस समय आपकी पत्नी को, यानी मैं भी किसी की पत्नी थी, मुझे 9:30 बजे 10 बजे रात में फोन जाता है कि आपका बेटा और आपकी पति रोड पे एक्सीडेंट हो गया हुआ है, आप आकर उनको उठा कर ले जाइए।
उस समय मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों से जवाब पूछती हूँ, जो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? एक मेरी बड़ी लड़की 7 साल की है, एक मेरा बड़ा लड़का 5 साल की है और एक मेरा छोटा लड़का 3 साल की है, जिसमें छोटा लड़का बाप उसके रोड पर एक्सीडेंट में पड़े हुए हैं और 2 बच्चा के साथ मैं डेरा के रूम में रहती हूँ, जहाँ तक कि हर लड़की को सास और ससुर और अपनी जेठानी और देवरानी से नहीं पड़ती है। हर लोग डेरा लेकर और परिवार से अलग रहना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं मैसेज देती हूँ, जो ऐसे घटना रातों रात आती है, उसकी पत्नी के साथ क्या होता है मैं बताती हूँ। अब मेरे साथ पूरे रात और पूरे मुजफ्फरपुर में क्या होता है हम आपको बताना। जहाँ तक उठाने वाले भी पुलिस होते हैं, भर्ती कराने वाले भी पुलिस होते हैं, लेकिन आप अपने मरीज को पहचानने जाइएगा तो हॉस्पिटल वाले आपको नहीं देंगे। वो स्पष्ट कहेंगे, जो आप सबूत लाइए, क्या आपके घर में एक्सीडेंट हो गया हुआ है उसमें आप सबूत खोजिएगा। अब वहां से चुरा कर मैं अपने बेटे के और बच्चे को उठाकर, पति को और बेटे को उठाकर जब दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट में यानी मेडिकल से चुरा कर और हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां हमारे से कहा जाता है कि पहले आप 2.5 लाख रुपए यहाँ पे बिल जमा कीजिए तो आपको इलाज करेंगे, नहीं तो आप इन आदमी को जहाँ होगा वहां ले जा सकते हैं। और उस वक्त मुझे तिगुना यानी दुगुना नहीं, आरसीएम से तिगुना नफरत हुआ और मैं अपनी जिंदगी जीने लगी और आरसीएम सुनने वाले को भी हम धक्का मार के भगाए। इसलिए मैं बार बार सब लोगों से माफी मांगती हूँ। जब इनका सारा कहानी खत्म होने के बाद सब लोगों को जैसे पता चला, ये मुझे पास गए और हम इसी हाथ से और इसी जवान से सर को धक्का मार के हटाए थे। इसलिए सर से बार बार हर मीटिंग में मैं माफ़ी मांगती रहती हूँ और सर आप मुझे क्षमा कर दें। और जहाँ तक मेरे भगवान बहुत ही दयालु होते हैं, वो आरसीएम के सीनियर हैं। जब साल लगा और मिर्जापुर में मैं अपने पति को पिक्चर बनाने के लिए देते हैं, तब से आरसीएम मेरे जिंदगी में कैसे प्रवेश होती है, इसका कहानी थोड़ा गौर से सुनिएगा। और आरसीएम कैसे जिद्दी होता है, हर इंसान को तो हम जिद करके, लेकिन मेरे मरे हुए भी पति मुझसे कैसे आरसीएम कराते हैं, इसका कहानी सुनिए। 1 साल के बाद यानी बरखी होता है और उसमें जब उनसे फोटो बनवाते हैं तो पेपर जो जाता है, जो फोटो लपेट कर देता है, वो सिर्फ न्यूट्री चार्ज की प्रचार से। और उस दिन से मैं पेपर लेती भी हूँ, पेपर पढ़ती भी हूँ और लोगों से पूछती भी हूँ, क्या आप लोगों के पेपर में न्यूट्री चार्ज का प्रचार जाता है? अब नहीं आता है, उस समय जाता था, अब नहीं आता है। मेरे जिंदगी में फोटो बनना और उस पेपर में लपेट कर जाना, ये मेरे लिए संदेश था। और सारे लोग उस पिक्चर को देख कर रो रहे थे, लेकिन उस समय मैं वो गया हुआ इंसान को क्या कहना था, क्या संकेत था, वो मैं देख कर रो रही थी। उस पेपर को मैंने लपेटा और अपने तकिए के नीचे रख दिया। जहाँ तक किसी पति को चले जाने के बाद वो रात में चैन से सो नहीं पाती, उसको सारा टेंशन रहता है, उसका कर्ज है, उसका बच्चा है, उसका ये है, उसका लेन है। जहाँ तक मैं रात भर सोना बंद कर दी, उस समय पढ़ना शुरू की और सुबह में फिर सर को फोन की और सर को बोलना शुरू कर दी, सर यही रह गया, आप कहते हैं आरसीएम प्रचार नहीं करता है, फिर आपका आरसीएम चुतिया बनाना शुरू कर दिया, यही शब्द था। फिर आपका आरसीएम चुतिया बनाया, देखिए मेरे घर पेपर में आया है। तो सर कहे कि अरे अभी तक नहीं समझी, कम से कम आज से समझना शुरू कर दे। जो इंसान चला गया है वो भी आज तुम्हारे करीब में है, तुम्हारे बाएं दाएं में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे रोम रोम में है। वो कहता है कि तुम मेरे जीते जी नहीं आरसीएम की, मुझे जाने के बाद तू आरसीएम कर, तू आरसीएम कर। और मैं बहुत रोई, साल भर डिप्रेशन में, यानी मेरे शरीर को आप देख रहे हैं, उनके जीते जी
मुझे रेफर कर चुका, मैं दिल्ली, हर डॉक्टर कहता है आप दिल्ली से इलाज करा लीजिए, लेकिन मेरे पास एक न्यूट्री चार्ज होम है, कंटिन्यू मैं अपना लेती हूँ और पति के जाने के बाद RCM करती हूँ, लोगों को बताती हूँ। और इसी RCM से जो लोग रुन्नीसैदपुर के होंगे वो ज्ञान भारती स्कूल को जानते होंगे, उससे मैं अपने तीनों बच्चों की CBSE से 10th कराने के बाद बड़ा वाला बच्चा पॉलिटेक्निक करता है, छोटा वाला बच्चा डिफरेंस की तैयारी करता है। और मैं अब बताती हूँ, जो RCM जब की थी, मेरी लड़की बगल में गए हुई थी वहाँ पे एक की बराती में, तो वहाँ से आई तो बहुत टूट कर और मायूस होकर रोती हुई आई थी और कही कि मम्मी दादाजी जिंदा थे तो उनकी बेटी की विवाह इतना शान से हुआ है और मेरा विवाह कैसे होगा, कौन आएगा। और उसी दिन मैंने बेटी को बोली हुई थी, जो मैं तुम्हारा शादी ऐसा करेंगे जो इस टोला में किसी को नहीं हुआ होगा, वैसा हम तुम्हारा शादी करेंगे।